एपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं अर्चना वर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम प्रश्न पत्र स्त्री लेखन के अंतर्गत स्त्री भाषा के विषय में कुछ बाकी बची हुई बातों का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप जान सकेंगे कि आधुनिक काल में आधुनिक चिंतन के जो पुरोधा फ्रायड और जैक लका जैसे लोग, जिन्होंने मनोविश्लेषण का फ्रायड ने सूत्रपात किया और जैक लका ने आगे चल करके उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, वे भी स्त्री के विषय में कितने पूर्वग्रस्त लोग थे और उनके पूर्वग्रहों के प्रत्याख्यान में जो स्त्रीवादी लेखिकाओं ने तर्क दिए, उन्हें भी आप देख और समझ सकेंगे। उग्र स्त्रीवाद के अनुसार स्त्री के प्रति सामाजिक अन्याय की जड़ पितृसत्ता में है और पितृसत्ता की जड़ में पुल्लिंग का वर्चस्व है। वो सामाजिक पारिवारिक संरचना को अनुशासित करता है, स्त्री की भाषा को मुखरित होने का मौका नहीं देता और उसे विमर्श के बाहर, अतः इतिहास के भी बाहर छोड़ देता है। स्त्री की भाषा का प्राथमिक सरोकार पुरुष के वर्चस्व की भाषा से, उसके दिए गए आदेशों से, विधि निषेधों से टकराना है। स्पष्टतः भाषा का अर्थ यहाँ भाषा की व्याकरणिक संरचना नहीं है, बल्कि उसके विषय वस्तु और उसमें सुरक्षित सांस्कृतिक अर्थों का संचय है। तो यहाँ के आगे की बातचीत फ्रेंच स्त्री विमर्श से जुड़ती है। फ्रेंच स्त्री विमर्श में जूलिया क्रिस्टेवा, ल्यूस इरिगेरी और एलन सिक्सू, ये तीन महत्वपूर्ण चिंतक हैं जिन्होंने स्त्री लेखन और स्त्री की भाषा पर विचार किया है। उन्होंने स्त्री की भाषा को स्त्री की कामना की अभिव्यक्ति की तरह देखा और इसे प्रामाणिक रूप से सिद्ध करने के लिए उन्होंने पहले फ्रायड और लाका की पूर्वग्रहग्रस्त स्थापनाओं से लोहा लिया और पुरुष की तुलना में स्त्री के अस्तित्व को दोयम और उनकी कामना को मात्र आनुषंगिक मानकर चलने वाली उनकी मान्यताओं को ध्वस्त किया। आधुनिक जगत में फ्रायड और लाका जैसे स्थापित और प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिकों ने भी स्त्री के आत्मबोध को जिस तरह से निरूपित किया था, उसका खंडन करके ही नए आत्मबोध की रचना का रास्ता खोला जा सकता था। तो इसमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण कार्य और चिंतन की दृष्टि से योगदान जैक लका का है, जो फ्रायड के शिष्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। तो भाषा के बारे में जो नई सजगता और नए विचार थे, उसमें शुरू में एक बात कही गई है कि हमारे आधुनिक काल के जितने भी शास्त्र और विज्ञान हैं, उसमें एक मूलभूत परिवर्तन हुआ था। तो लेवी स्ट्रॉस का नाम है, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में, रोला बार्थ ने साहित्यिक सांस्कृतिक अध्ययन में, लुई आर्थ्यूजर ने मार्क्सवाद में उनको संरचनाबद्ध करने का काम किया था और इसमें भाषा की प्रमुख भूमिका थी। तो मनोविश्लेषण के सिलसिले में ये काम लाका ने किया और भाषा के मॉडल पर, भाषा के नमूने पर उन्होंने जो फ्रायड की स्थापनाएं थी, इड, ईगो और सुपर ईगो की और एडिपस ग्रंथि की, उनको उन्होंने पुनर्जीवित किया। जो नए चिंतन के पीछे मनोविश्लेषण में आने वाले बाद के चिंतन को देखते हुए लगभग अप्रासंगिक से हो चुके थे, उनको लाका ने एक बार फिर से एक सुसंगठित और संरचनाबद्ध रूप दिया। उन्होंने व्यक्ति के भाषार्जन के समानांतर उसके अचेतन के निर्माण, विकास और संरचना की समीक्षा की है। उन्होंने एकान्वित अहम को वयस्कता का लक्षण और वैयक्तिक विकास के लक्ष्यभूत कार्यक्रम की तरह देखा है और इस कार्यक्रम के मार्ग में आने वाली अड़चनों के तौर पर उन्होंने
फ्रायड द्वारा आविष्कृत अचेतन की उपस्थिति और उसकी दूरगामी संभावनाओं को नए सिरे से रेखांकित किया है। अवचेतन के बारे में अपनी इन धारणाओं को फ्रायड ने यद्यपि एक संरचनात्मक मॉडल की तरह प्रस्तुत किया था और उसे एक इमोशनल अपरेटस यानी भाव यंत्र की तरह व्याख्यायित भी किया था, लेकिन वास्तव में उनका कोई वस्तुगत संरचनात्मक आधार नहीं था, जैसा कि उदाहरण के लिए स्नायु विज्ञान में मस्तिष्क की वास्तविक संरचनाओं का हुआ करता है। वे विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक अवधारणाएं थी। इन्हें मनुष्य के भावात्मक व्यवहार का वर्गीकरण कहा जा सकता है। लाका ने मनोविश्लेषण में अवचेतन को संरचनाबद्ध करने और उसे एक वस्तुगत आधार देने के लिए भाषा की संरचना और भाषा के अर्जन के विभिन्न चरणों को आधार बनाया। लाका ने भाषा और व्यक्ति के विकास क्रम को 3 प्रकार के सोपानों में विभक्त किया: बिंबात्मक, प्रतीकात्मक और यथार्थ। प्रतीक तंत्र पर उन्होंने विस्तार पूर्वक विचार किया है और शेष दोनों को अस्तित्व के विभिन्न स्तरों की तरह देखा है। उनके अर्जन की प्रक्रिया को शिशु के व्यक्ति के रूप में विकास तक के विभिन्न चरणों से जोड़ा है और समझाया है कि तीनों परस्पर संलग्न भी हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र भी। प्रत्येक तंत्र का संबंध अस्तित्व के किसी भिन्न कार्य से। बिंबात्मक भाषा तंत्र का संबंध इड से है। इड हमारा अचेतन है। उस तक हमारी पहुंच स्वप्नों, दिवा स्वप्नों और बिंबों के माध्यम से होती है। वो भाषा पूर्व संरचनाओं से निर्मित होता है। इस चरण तक वस्तुओं का हमारा ज्ञान उनके बिंबों तक सीमित होता है, क्योंकि अभी तक शब्दों ने उनका प्रतीक बनकर उन्हें स्थानांतरित नहीं किया होता। बिंब तंत्र के ठेठ संबंध भाव का प्रारूप दर्पण के सामने अपने ही बिंब पर मुग्ध शिशु को समझा जा सकता है, जो नहीं जानता कि ये उसका अपना बिंब है। भाषा का अर्जन करके शिशु प्रतीकात्मक तंत्र में प्रविष्ट होता है। भाषा प्रतीकात्मक तंत्र की मिल्कियत है। भाषा की दुनिया में प्रवेश करके शिशु अपने इच्छा जगत से निकलकर सामाजिक संसार में प्रवेश करता है। सामाजिक संसार का मतलब वो संसार है जिसमें हर वस्तु अन्य वस्तुओं के साथ संबंध जाल में और पदानुक्रम परंपरा के ताने बाने में बंधी होती। ये ताना बाना भाषा में संचित रहता है और भाषा के माध्यम से प्राप्त होता है। भाषा यदि प्रतीक व्यवस्था है तो ये सामाजिक संसार, उसका संबंध जाल, उसकी पदानुक्रम परंपरा आदि सब कुछ भाषा का प्रतीकार। भाषा को उसकी परिभाषा में ही प्रतीक व्यवस्था माना गया है, क्योंकि शब्द या पद सदैव किसी पदार्थ का चिन्ह है, स्वयं कोई पदार्थ नहीं। भाषा की शक्ति अपने प्रथम प्रयोग के साथ ही शिशु प्रयोक्ता को पूरी तरह से बदलने लगती है। शिशु के एकान्वित आत्मन में एक दरार डालती है और उसे उसके इच्छा जगत से बाहर ढकेल देती है। परिवार, समाज और संस्कृति के विधि निषेधों और मूल्यों, मान्यताओं और कसौटियों और उन पर खरा उतरने की अपेक्षाओं से उसका सामना कराती है। दर्पण के भीतर उसके अपने बिंब की जगह अभिभावक के प्रभाव, प्रयास और निर्देश से गढ़ी तथा कथित आदर्श छवि ले लेती है। वो जीवन भर इस आदर्श का पीछा करता है और उसके सांचे में ढलने की आकांक्षा और प्रयत्न में मरता रहता है। इस चरण में वो मानो बिंबों के दर्पणागार में बसता है। उसके शीश महल की हर दिशा से उसकी वो कल्पित और अनुसरणीय आदर्श छवि उसे घूरती रहती है। ये दरार माँ की उपस्थिति के आश्वासन और दैहिक निकटता की ऊष्मा से टूटने और अलग होने की असुरक्षा और विछोह की पीड़ा का धक्का भी है, जो उसे झेलना पड़ता है। आत्मन की इस दरार में अचेतन का सृजन होता है।
उसके इच्छा जगत के प्राप्तियों और गंतव्यों में बहुत से निषिद्ध और वर्जित कामनाएं भी होती हैं। अचेतन उसके मन की वो जगह है जिसमें निषेध और वर्जनाओं के खाते में आने वाली चीजों को धकेल दिया जाता है। ये अनुभव अपने सहज अस्तित्व से छूटकर एक ध्वंस में पड़ जाने का अनुभव है, एक बवंडर में घिरे होने का अनुभव है। वो भाषा के माध्यम से सामाजिक संरचनाओं के जाल में प्रविष्ट होने, उनके दमनशील विमर्श के कारण अपनी प्रबल कामनाओं को अवदमित करने का परिणाम। ये दमन भाषा का कर्म है। प्रश्न ये है कि प्रतीक व्यवस्था वाली भाषा के क्षेत्र में प्रवेश करने का अनुभव शिशु के लिए कैसा होता है? क्या वो कन्या और पुत्र दोनों के लिए एक जैसा होता है? उस ध्वंस के बाहर आ पाने की संभावना किसके लिए किस हद तक होती है? तो इस संदर्भ में बालिका की असमर्थता को रेखांकित करते हुए पितृसत्ता का दुराग्रह हमको लाका की मानसिकता में भी दिखाई देता है। संक्षेप में कहें तो भाषा के प्रतीक तंत्र में प्रवेश करके शिशु सामाजिक संसार की मूल्य व्यवस्थाओं, परिवार, दाम्पत्य आदि संबंध संस्थाओं, औचित्य अनौचित्य का निर्धारण करने वाली नैतिकताओं के तंत्र में प्रवेश करता है। उसका अपना यथार्थ अभी तक उसका अपना इच्छा जगत रहा है। उसकी अपनी गहनतम कामनाएं जो इस संसार के तंत्र में अनैतिक साबित कर दी गई हैं, उसके लिए मानसिक संकट का कारण बनती है। फ्रायड और लाकां दोनों का ही मानना है कि भाषा के प्रतीक तंत्र के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था में प्रविष्ट होने के संघात से उभरना पुत्र के लिए संभव है, क्योंकि पितृसत्ताक सामाजिक व्यवस्था में लिंग शक्ति का प्रतीक है, पुत्र लिंग का स्वामी है और पिता के वर्चस्व का उत्तराधिकारी है। अतः मां के साथ विछोह से उत्पन्न दरार की क्षतिपूर्ति पिता के साथ तादात्म्य के द्वारा उसके लिए संभव होती है। आत्मन की यह दरार या विभक्ति एक शाश्वत और स्थायी संकट है। लाका ने एकान्वित अहम को वयस्कता के लक्षण और वैयक्तिक विकास के लक्ष्यभूत कार्यक्रम की तरह देखा है। व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में इस विभक्ति का समाधान खोजने के क्रम में वयस्कता और संतुलन की दिशा में विकास की ओर जाता और उसको अपने जीवन का अभियान बनाता है। भाषा का तीसरा तंत्र और व्यक्ति के विकास का तीसरा चरण है, जिसे फ्रायड ने ईगो और लाका ने यथार्थ कहा है। यथार्थ जगत में प्रवेश करने का अर्थ अचेतन की अदम्य कामनाओं पर नियंत्रण और मृत्यु बोध के समक्ष संतुलन की क्षमता है। यथार्थ के द्वारा संपर्क के साथ वो एकान्विति की दिशा में अग्रसर होता है। कभी कभी वो उस एकान्विति को पा भी लेता है, लेकिन स्थायी रूप से नहीं। अधिकतर उसके आसपास मंडराता रह जाता है। जीवन प्रायः उन व्यग्रताओं से जद्दोजहद का ही नाम होता है जिसका जिक्र ईगो वाले प्रसंग में किया गया है। विकास क्रम में ये 3 चरण हैं और अस्तित्व की संरचना में 3 स्तर और भाषा के ये 3 तंत्र, बिंबात्मक, प्रतीकात्मक और यथार्थ। फ्रायड और लाका दोनों ही ये मानते हैं कि बालिका के लिए ध्वंस से बाहर निकलने की कोशिश भी संभव नहीं है। पुल्लिंग द्वारा शासित संसार में वो लिंग से वंचित अस्तित्व है, वहां उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसके आसपास का संसार पितृसत्तात्मक है, लेकिन पिता के साथ तादात्म्य का अवसर उसके पास नहीं है। उसे पिता के प्रति अपने आकर्षण का दमन करना पड़ता है, परंतु मां के साथ तादात्म्य से क्षतिपूर्ति भी नहीं होती, क्योंकि इस समाज व्यवस्था में मां भी उसी की तरह शक्तिहीन और वंचित है। वो यथार्थ के स्तर पर प्रवेश के पहले ही अवरुद्ध रह जाती है। इस अवरुद्धता का अर्थ अतिशय कल्पनाशीलता, मनोरुग्णता और यथार्थ के स्तर पर पहुंचने और जीने की अयोग्यता है। उसके पास आत्मबोध की एकान्विति नहीं है, न संभव हो सकती है। इसलिए वो विमर्शहीन और इतिहास के बाहर रह जाने को विवश है। स्त्री का कामना जगत लिंग के अभाव से संचालित है
अतः वो न तो बिंबात्मक अस्मिता के कल्पनाजन्य अस्तित्व से बाहर निकल सकती है और न एक स्वतंत्र मैं के रूप में स्वयं को देख पाने में समर्थ ही हो सकती है। अतः स्त्री के पास एकान्वित आत्मबोध न है न हो सकता है। वो अधूरी, खंडित और विभक्त रह जाने को विवश है। अचेतन की संरचना के अपूर्ण बिंबात्मक सोपान की आजीवन बंदिनी अवरुद्ध विकास के उसी चरण पर आजीवन ठिठके रह जाने को अभिशप्त, जो शैशव को पार करते ही कैशोर्य के आरंभ पर समाप्त हो गया है। स्त्रीलिंग अर्थात पुल्लिंग के विपरीत ऐसा लिंग जो वस्तुतः लिंग है ही नहीं, खाली कोख है, एक अर्थ शून्य व्यंजक। ये जो विचार हैं, इनको पितृसत्ता के प्रतिनिधि के रूप में स्त्री के प्रति पूर्वग्रह का प्रमाण मानते हुए जूलिया क्रिस्टीवा, ल्यूक इरिगेरी और आगे चलकर हेलेन सिक्सू ने अपने कठिन प्रहारों से ध्वस्त किया। ये तीनों, जूलिया क्रिस्टीवा, ल्यूक इरिगेरी और हेलेन सिक्सू, फ्रांस के स्त्री लेखन आंदोलन ला क्रित्यूर फेमिनिन की महत्वपूर्ण सदस्याएं हैं। जूलिया क्रिस्टेवा और ल्यूक इरिगेरी ने फ्रायड और लाका के विचारों का प्रखर प्रतिवाद किया। हेलेन सिक्सू ने स्त्री रचना और स्त्री भाषा को परिभाषित किया। उनके तर्क और प्रतिवाद में स्त्रीवादी आंदोलन ने एक उछाल और उड़ान पाई, और क्योंकि प्रमुखतः तीनों ही किसी न किसी रूप में लेखन से संबद्ध थी, इसलिए भाषा संबंधी जो उनके विचार थे वे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जूलिया क्रिस्टेवा और ल्यूक इरिगेरी का ये प्रत्याख्यान स्त्री भाषा के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके अनुसार स्त्री भाषा का अर्थ स्त्री मन की अभिव्यक्ति, जबकि स्त्री मन की संरचना और आत्मबोध के बारे में फ्रायड और लाका के पूर्वग्रह उसे खंडित अस्तित्व की आत्मछवि देते हैं। देह और मन के अस्तित्व के परस्पर पूरक और एकान्वित आयाम मानकर हमारी ये लेखिकाएं चलती हैं, जो भाषा में प्रकट होते हैं, जबकि यहाँ स्त्री को एकान्वित आत्मबोध में असमर्थ माना जा रहा है। फ्रायड और लाका के निष्कर्ष स्त्री की जो प्रतिमा निर्मित करते हैं, उससे स्त्री विमर्श की प्रचंड असहमति स्वाभाविक और अनिवार्य थी। उनके चिंतन में स्त्री का जो अधूरा और खंडित आत्मबोध स्थापित किया गया है, और दूसरी तरफ स्त्री की भाषा में जो वृत्तात्मक विन्यास, श्रृंखलात्मक तर्क का अभाव, प्रश्न सूचकता के माध्यम से असुरक्षा की अभिव्यक्ति आदि लक्षण और अपर्याप्तताएं देखी गई हैं, जिनके बारे में अभी स्त्री भाषा के पिछले खंड में हमने पढ़ा था, उनसे अगर हम सहमत हों तो इन दोनों को एक दूसरे से सीधे संबंध में जोड़ा जा सकता है। इन धारणाओं के प्रतिवाद में जूलिया क्रिस्टेवा और ल्यूक इरिगेरी के तर्क अकाट्य हैं। वे सिद्ध करती हैं कि विभाजित व्यक्तित्व का संकट यदि कोई है तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान है, बल्कि पुरुष के लिए कुछ अधिक ही है। और स्त्री का आत्मबोध अगर अधूरा और खंडित रह जाता है तो इसलिए कि उसके विरुद्ध पितृसत्ता का षड्यंत्र उसे विकास की जगह नहीं देता, न कि इसलिए कि उसमें कोई अक्षमता है। स्त्री की तथाकथित असमर्थता उसकी अपनी किसी अयोग्यता या न्यूनता का प्रमाण नहीं, बल्कि उसके विरुद्ध पितृसत्ता के षड्यंत्र का फल है। इन स्त्रीवादी आलोचकों ने लिंग द्वेष की धारणा पर आक्रमण करते हुए इन सिद्धांतकारों की मंशा को ही संदिग्ध पाया है। इतनी छूट जरूर उनको शायद दी जा सकती है कि जिस स्त्री का विवेचन वे कर रहे थे वो उनके समय की पितृसत्ता के लोहार खाने में ठोक पीट कर गढ़ी गई स्त्री थी, और अगले 50 सालों में उठ खड़ी होने वाली स्त्री की प्रतिमा उनकी कल्पना से परे रही होगी। किसी भी स्थिति में ये तो स्पष्ट है कि बालिका में लिंग द्वेष की भावना केवल एक गढ़ंत है। ये परले सिरे का मर्दवाद है कि स्त्री के प्राकृतिक शारीरिक अस्तित्व को ही उसके अधूरेपन का लक्षण और अपर्याप्तता का कारण मान लिया जाए।
पिता के प्रति बच्ची के आकर्षण की भावना का ये कोई वास्तविक आधार नहीं हो सकता। इसका अधिक विश्वसनीय आधार स्वयं सिद्धांतकार यानी प्रकारांतर से पुरुष की अपनी मानसिकता में खोजा जा सकता है। इस गढ़ंत में पुरुष का अपना भय प्रतिबिंबित होता है कि कहीं वो वर्चस्व की सनद अपना लिंग खो न बैठे। उसके शारीरिक गठन में लिंग कुछ ऐसा असुरक्षित और बेसहारा सा है भी, जैसा कि सांस्कृतिक स्त्रीवाद की चिंतिकाओं ने, लेखिकाओं ने परिहास पूर्वक इंगित किया था कि ये उसके भय का एक वाजिब वस्तुगत कारण माना जा सकता है। बालिका में लिंग द्वेष और प्रकारांतर से लिंग की चाहत की कल्पना ल्यूस इरीगेरी के अनुसार वास्तव में बालिका की अपनी चाहत नहीं, बल्कि इस बात की व्यंजना है कि पुरुष ये चाहता है कि बालिका ये चाहे। दूसरे में अपने प्रति ईर्ष्या की कल्पना करके हम अपने महत्व और शक्ति के अनुमान को प्रमाणित करते हैं। ताकत की प्रमुखता और गला काट होड़ के जिस संसार में पुरुष का वास है, उसमें ताकत छिन जाने की आशंका, भय और असुरक्षा उसके लिए बहुत ठोस और वास्तविक है। वो स्त्री के लिंग द्वेष की कल्पना द्वारा खुद को ये आश्वासन देता है कि उसके पास ताकत का ये महत्वपूर्ण चिन्ह मौजूद है, इसीलिए वो स्त्री की ईर्ष्या का पात्र है। लिंग द्वेष की ये कल्पना वस्तुतः स्त्री की कामना को पुरुष के सांचे में ढालना है। ये मान लेना है कि जो पुरुष चाहता है वही स्त्री भी चाहती है। पुरुष मानना नहीं चाहता कि स्त्री का अपना स्वतंत्र अस्तित्व और स्वतंत्र इच्छा जगत। पितृसत्ता भिन्नता का दमन और एक रूपता की स्थापना करना चाहती है, और एक रूपता में उसकी अपनी तानाशाही निहित है। अभाव के तर्क से चलें तो पुरुष के स्त्री द्वेष को कहीं अधिक वास्तविक माना जा सकता है, क्योंकि स्त्री के पास कोख के रूप में सृजन की संभावना प्रकृति से मिली मिलाई है, जबकि पुरुष उस तुष्टि की आकांक्षा में दुनिया भर के जंजाल फैलाता है, या फिर स्त्री और उसकी कोख को कब्जे में रखने के लिए तरह तरह के जाल बिछाता है। वस्तुतः स्त्री की कामना पुरुष की कामना के अधीन व आनुषंगिक नहीं, स्वतंत्र व स्वायत्त है। अधिक संभाव्य और स्वाभाविक निष्कर्ष ये होगा कि जो कुछ उसके पास मौजूद है वो उसी को लेकर कुछ कर गुजरने के अवसर और अवकाश चाहती है, लेकिन पितृसत्ता उसे इसकी इजाजत नहीं देती। ल्यूस इरीगेरी और जूलिया क्रिस्टेवा के प्रतिवाद की संरचना और तर्क योजना स्त्री की तार्किक क्षमता और मानसिक प्रखरता को प्रमाणित करते हैं। स्त्री भाषा की न्यूनताओं के आरोपों को उनके लेखन के उदाहरण से ही ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन उनकी दिलचस्पी स्त्री भाषा की तर्क प्रवणता और श्रृंखलात्मक संरचना की योग्यता प्रमाणित करने तक सीमित नहीं है। वे स्त्री भाषा की तथाकथित अपर्याप्तताओं को निरस्त करने की बजाय ये प्रमाणित करने में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं कि वस्तुतः ये कोई अपर्याप्तता नहीं, एक भिन्न प्रकार की पर्याप्तता है। स्त्री की भाषा तर्कहीन नहीं होती, वो पुरुष की भाषा से भिन्न प्रकार के तर्क से संचालित होती है। जूलिया क्रिस्टेवा ने लाकां के इस निष्कर्ष पर अपने सवाल केंद्रित किए हैं कि स्त्री इच्छा जगत तक सीमित रह जाने को विवश और यथार्थ के स्तर को छू पाने में असमर्थ है, और उसकी भाषा बिंबात्मक भाषा तंत्र की बंदिनी है जो अचेतन की भाषा होती है। वे कहती हैं कि स्त्री यदि अचेतन के हाथों की पुतली है तो इस धारणा का निहित अर्थ ये है कि वो किसी भी प्रकांड और क्रांतिकारी अर्थ के सृजन का मौलिक स्रोत है। यदि लाकां की मान्यता सही है तो जूलिया क्रिस्टेवा के अनुसार स्त्री अचेतन में मौजूद विध्वंस की ताकतों की स्वामिनी है, और पितृसत्ता की जड़ता की जंजीरों को पलीता लगाने की शुरुआत उसी से होती है। वो कोई लिंग विहीन लिंग या खाली कोख नहीं जिसे अर्थ शून्य व्यंजक कहा गया है, बल्कि व्यंजक में ही अर्थ मात्र की संभावना का उद्गम है,
और अब तो भौतिक स्तर पर विज्ञान की प्रविधियां भी सृजन कर्म के लिए कोख की अनिवार्यता और लिंग की आनुषंगिकता को प्रमाणित कर चुकी हैं। साहित्यिक भाषा के संदर्भ में हम जानते हैं कि साहित्य अपनी गहनतम अभिव्यक्तियों में चेतना के तल पर अचेतन का विस्फोट होता है। अतः रचना की भाषा के संदर्भ में इस विवाद और इसके नतीजों का मूल्य अत्यधिक है। अचेतन की कामनाएं अदम्य हैं। कामना में काम की ध्वनि उसकी प्रबलता की द्योतक है और फ्रायड ने आरंभ में लिबिडो को कामेच्छा से ही जोड़ा था। लेकिन वस्तुतः कोई भी अवदमित कामना अतिशय प्रबल कामना भी होती है। उसकी ताकत का प्रमाण ये है कि व्यसन की तरह वो व्यक्ति को बेबस करके बांध लेती है और प्रबल कामना के सभी विषय यौनिक आनंद के स्थानापन्न बन जाया करते हैं। उसका विषय चाहे कोई भी हो, स्वभाव यौनिक होता है। उसके उदाहरण में वे मदिरा व अन्य मादक द्रव्य, द्यूत, हास परिहास, विनोद वार्ता, असंतुलित यौनिक आकांक्षा आदि आनंदों के व्यसन की गिनती करती हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति की अनिवार्य आकांक्षा को भी वे ऐसे ही व्यसन की कोटि में रखते हैं। जूलिया क्रिस्टेवा ने इसका संयुक्त नामकरण किया है कामना, जिसकी व्यंजना अवदमित मनोकामना की है। जहां तक प्रश्न है यथार्थ जगत में प्रवेश की क्षमता एकान्वित आत्मबोध के अर्जन द्वारा अवदमित कामनाओं और मृत्युबोध से जूझने में नियंत्रण और संतुलन का, प्रतीकात्मक तंत्र में प्रवेश के संघात से विभक्त अस्मिता के समायोजन के लिए इतना काफी नहीं है कि सामाजिक व्यवस्था की प्रतीकात्मक संरचना में ताकत की जगह अपने पास हो। प्रतीकात्मक तंत्र का चरण बीत जाने के बाद और यथार्थ के स्तर में प्रवेश कर लेने के बाद भी अचेतन का सूत्र पूरी तरह से टूट नहीं जाता है, न स्त्री के लिए न पुरुष के लिए। अतः पुरुष के संदर्भ में एकान्वित आत्मबोध की धारणा उतनी ही वास्तविक या अवास्तविक है जितनी स्त्री के संदर्भ। इसके बाद हम बात करते हैं स्त्री भाषा के अपने स्वभाव को लेकर। केवल एक कारक चिन्ह का अंतर है स्त्री भाषा और स्त्री की भाषा में। भाषा के स्वरूप और स्वभाव के बारे में यह कारक चिन्ह क्या कहता है? स्त्री की भाषा यानी जिसको स्त्री बोलती और लिखती है, स्त्री भाषा यानी भाषा जो अपने स्वभाव और आचरण में स्वयं स्त्री है, उसका प्रयोक्ता चाहे स्त्री हो या पुरुष। यानी भाषा का एक पुरुष अवतार है और एक स्त्री अवतार। संभव है कि उसका ये अवतार पुरुष प्रयोक्ताओं में और स्त्री प्रयोक्ताओं के भाषिक व्यवहार से संचित और रूपायित हुआ हो, लेकिन इस विषय के निष्कर्ष को फिलहाल हम थोड़ा और आगे चल करके देखेंगे। अभी हमने अचेतन और कामना के संबंध में विस्तार से जाना है। अभिव्यक्ति का जड़मूल कामना में है, कामना को ही अभिव्यक्त किया जाना है और अभिव्यक्ति स्वयं भी एक कामना होती है। कामना का ठोस वस्तुगत अस्तित्व संदिग्ध है जब तक कि वो आचरण द्वारा प्रत्यक्ष न हो। वो इशारे से दिखाई जाने वाली कोई वस्तु नहीं है। उसका निवास नाम जगत में है। नाम जगत का अर्थ है वो संसार जो भाषा से रचित है। उसका नाम ही, कामना का नाम ही उसके अस्तित्व का भौतिक चिन्ह है। वो कह दी जाती है तो उसे एक वस्तुगत अस्तित्व मिल जाता है। यानी कामना भाषा में अभिव्यक्त होती है और भाषा को प्रेरित और संचालित करती है। कामना के स्वभाव से अभिव्यक्ति का स्वभाव निश्चित होता है। ल्यूसी गैरी का कहना है कि फ्रायड और लाका की मान्यता के विपरीत स्त्री की कामना किसी अभाव से नहीं, अतिशय से फूटती है। स्त्री के विपरीत पुरुष की भाषा उसकी यौनिकता के सदृश बुद्धि प्रधान, प्रत्यक्ष, रैखिक और ऐकिक है। वो व्याकरण के साफ सुथरे चौखटों में बंधी, स्पष्ट और एकायामी है। व्यवस्था और उसके संस्थान के दमनशील स्वभाव की तरह वो प्रत्यक्षतः सुव्यवस्थित सी प्रतीत होती है। स्त्री की यौनिकता पुरुष के लिंग केंद्रित एकोन्मुखी विस्फोट से अलग स्वभाव की है।
वो स्पर्शजन्य और बहुकेंद्रिक है। भिन्नताओं की स्वीकृति और समायोजन में समर्थ बहुन्मुखता स्त्री भाषा के स्वभाव का मूल है। स्त्री और स्त्री की भाषा का स्वभाव भी यही है। वो व्याकरण का उल्लंघन और संप्रेषण के नियमों का अतिक्रमण करके अपनी अंतरंग लय खोजती है। वो अर्थ के अनेक दिशाओं में एक साथ प्रस्थान करती है। पुरुष के लिए उसका अर्थ प्रायः अस्पष्ट और अनिश्चित साबित होता है। वो उसे निर्बुद्धि मान बैठता है, किंतु ये भाषा निर्बुद्धि नहीं, एक भिन्न प्रकार से बौद्धिक या फिर बौद्धिकता से परे है। तर्कहीन नहीं, किंतु परिचित अर्थों में अवश्य तर्कातीत, पदानुक्रम प्रतिरोधी और वृत्तात्मक होती है। एरिगेरी का मानना है कि मर्दानी भाषा का इस्तेमाल करते हुए स्त्री आत्मबोध के अर्जन और सर्जन में अधूरी और खंडित रह जाती है। मर्दानी भाषा में जो एक रूपता, एकोन्मुखता, समरूपता है, वो भिन्नता के दमन से निकली है, अतः वो समानता और समग्रता की पर्यायवाची नहीं है। एरिगेरी का मानना है कि मर्दानी भाषा का इस्तेमाल करते हुए स्त्री आत्मबोध के अर्जन और सर्जन में अधूरी और खंडित रह जाती है। मर्दानी भाषा में जो एक रूपता, एकोन्मुखता, समरूपता है, वो भिन्नता के दमन से निकली है, अतः वो समानता और समग्रता की पर्यायवाची नहीं है। एलन सिक्सो भाषा और अस्तित्व को, भाषा और अभिव्यक्ति को अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों की तरह पहचानती है और भाषा में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व उभय लिंग की भी पहचान करती हैं। पुरुष की भाषा स्त्री की भाषा से भिन्न है। संपत्ति, स्वामित्व, कब्जा और दखल पुरुष भाषा की अर्थवत्ता की कुंजी है। वो भाषा स्त्री के लिए पराई है। इस परायेपन को समझते ही अपने लिए अपनी भाषा की खोज शुरू हो जाती है और अपने आपे के साथ निकटता का रास्ता खुल जाता है, क्योंकि भाषा ही खुद को खुद से जोड़ती है। अर्थ चिंतन की पश्चिमी परंपरा में विलोम युग्मों के द्वारा अर्थ की सिद्धि होती है। उदाहरण के लिए सकर्मक, अकर्मक, सूर्य, चंद्र, संस्कृति, प्रकृति, दिन, रात, पिता, माता, बुद्धि, भाव, बौद्धिक, संवेदनशील इत्यादि। विलोम युग्मों में एक पद प्रबल तथा दूसरा दुर्बल मान लिया जाता है। देह, मन भी ऐसा ही एक विलोम युग्म रहा है। ऐसे सभी युग्मों में दुर्बल नकारात्मक भाव को स्त्री के साथ और सबल सकारात्मक भाव को पुरुष के साथ जुड़ा हुआ पाया जा सकता है। स्त्री को देह के साथ और पुरुष को मन मस्तिष्क के साथ जोड़ा गया है। अतः मान लिया जाता है कि पुरुष की भाषा में लेखन की योग्यता है और स्त्री की भाषा अपर्याप्त, असमर्थ, अयोग्य, अतः लेखन से गैर हाजिर है। एलन सिक्सो ने इस विलोम युग्मक अर्थ परंपरा को पितृसत्ता की दमनकारी द्वंद्व मूलक दृष्टि का प्रतिबिंब माना और अस्वीकार किया। इसके स्थान पर वे बहुलतावादी भिन्नता मूलक अर्थान्विति को स्वीकार करती हैं। यह विच्छेदन या डिकंस्ट्रक्शन की उत्तर आधुनिक अर्थ पद्धति है और लाका के संरचनावाद के विरुद्ध है। देह और मन की विभक्ति के विचार को वे अस्वीकार करती हैं और उसके साथ लकृत्यूर फेमिनिन के अन्य सदस्य भी इन रूढ़ धारणाओं को चुनौती देते हैं और स्त्री अस्तित्व के दैहिक सत्य का भी उत्सव मनाते हैं। एलन सिक्सो ने कहा है, लिखो अपने आप को, अपनी देह को बोलने दो, तो उसका अर्थ केवल वो नहीं जो हिंदी में समझ लिए जाने का भय है, यानी यौनिक अनुभव की तथाकथित बोल्ड अभिव्यक्ति। स्त्री के अस्तित्व और अनुभव के लगभग हर पक्ष के साथ हिंदी में इतने दीर्घ काल तक इतने निषेध और वर्जनाएं जुड़े रहते आए हैं और स्वयं स्त्री उनके सिलसिले में दीर्घकालीन चुप्पी की इतनी अभ्यस्त हो चुकी है कि उच्चारण मात्र बेहयाई और बेशर्मी के आरोप को आमंत्रित करता है। स्त्री की अभिव्यक्ति के बारे में बोल्ड शब्द कोई विशेषण नहीं, अपशब्द बन चुका है। स्त्री के लिए अपने अंगों का, अपने रोगों का नाम तक लेना, गर्भ, गर्भपात, प्रसूति जैसी सामान्य शारीरिक स्थितियों तक की चर्चा करना बेहयाई का चिन्ह बनाकर रखा गया है। रति और श्रृंगार तो दूर की बात है। एलन सिक्सो ने जब देह के बोलने की बात की
तो उनका तात्पर्य स्त्री के अनुभव मात्र की देह भाषा अर्थात बिंबात्मक अभिव्यक्ति के बारे में था, जिसे लाका ने एक अपर्याप्त अस्तित्व का चिन्ह बताया था। शिक्षु देह की भाषा कहकर वस्तुतः भाषा की देह के विषय में बात कर रही हैं। भाषा की उस आंतरिक लय की जो देह और मन की विभक्ति मिटा देने से भाषा में गूंजने लगती है। वो ऐसी संश्लिष्ट भाषा है जो विश्लिष्ट होने से इनकार करती है, बल्कि विश्लेषण के प्रयास के प्रति सजग प्रतिरोध में से जन्म लेती है। वो अपने आप में स्त्री की भाषा स्त्री भाषा है, भले ही उसका प्रयोक्ता कोई पुरुष क्यों ना हो। भाषिक लैंगिकता का ये प्रतिपादन लैंगिकता को एक विलक्षण आयाम देता है कि लैंगिकता देह मुक्त और सांस्कृतिक है। उन्होंने देह और मन की अविभक्त भाषा और आंतरिक लय से अपना तात्पर्य स्पष्ट करने के लिए जिया जेने की भाषा का उदाहरण दिया है। वो पुरुष द्वारा प्रयुक्त स्त्री भाषा है। ऐसी संश्लिष्ट भाषा है जो विश्लिष्ट होने से इनकार करती है, बल्कि विश्लेषण के प्रयास के प्रति सजग प्रतिरोध में से जन्म लेती है। शिक्षु का अपना लेखन स्त्री की भाषा के विषय में तो है ही, स्वयं स्त्री की भाषा का एक उदाहरण भी है। अमेरिका की मायरा जहलन ने भी इसी से कुछ मिलता जुलता विचार प्रतिपादित किया है। स्त्रियों के भावुक रोमानी उपन्यासों के साथ पुरुष लेखकों के नायिका प्रधान उपन्यासों की तुलना करते हुए उन्होंने औपन्यासिक संरचना के विश्लेषण से ये नतीजा निकाला है कि आंतरिक जीवन स्त्री द्वारा जिया गया हो अथवा पुरुष द्वारा, वस्तुतः और अनिवार्यतः स्त्री जीवन है। बहिरंग जीवन उतने ही निरंध्र और अपरिहार्य रूप से स्त्री का हो या पुरुष का मर्दाना जीवन है। अपने इस विचार को वे सामाजिक संरचना तथा सोच विचार की सभी कोटियों के साथ जोड़कर रखती हैं। निष्कर्ष की तरह कहा जा सकता है कि रचना की भाषा स्त्री भाषा है, तर्क और विश्लेषण की खंडन मंडन प्रधान भाषा पुरुष भाषा है। स्त्री भाषा हर प्रकार की विभक्ति और पदानुक्रम को तोड़ती और समग्रता व बहुन्मुखता को अंगीकार करती है। उसकी भाषा में निजी और राजनीतिक, सार्वभौम और स्थानीय, पवित्र और अपवित्र, तर्क सम्मत और तर्कातीत, वैयक्तिक और सामुदायिक अलग अलग कोटियां नहीं रह जाती, एक दूसरे में समाहित होकर संश्लिष्ट हो जाती हैं। समग्र को पकड़ने के लिए संश्लिष्टता जरूरी है।